चलो नोट करना स्टार्ट करो। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो इसको स्मॉल क्यों कहते हैं? इसकी लेंथ तो ज्यादा होती है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसका डायमीटर जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए हम लोग इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो डायमीटर इसका कम होने की वजह से, और इसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है। ये आपस में मेस फॉर्म में रहती है, जैसे मेस रहती है ऐसे इधर उधर से, तो और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पैक्ड रहती है, जैसा डायग्राम में हम लोगों ने देखा हुआ था। तो नोट करेंगे, इट हैज अ स्मॉल डायमीटर about it have a small diameter about 6.25 meter long, 6.25 meter long, and made up of three part, made up of three part. आउट ऑफ दिस थ्री पार्ट, अब देखो ये जो तीन पार्ट इसमें है ना, तो ये पार्ट कौन कौन से हैं? अब इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम, है ना। तो स्पेलिंग है DUODENUM, ड्यूडेनम। तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फर्स्ट पार्ट को अपन ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम जो होता है, नोट करेंगे, इट इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी लेंथ इसी की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, एंड वाइडेस्ट, लेकिन सबसे चौड़ी भी होती है। शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। अंडरलाइन करेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो मैं लिखवाने वाला हूं, ठीक है। हमने ये देखा था कि लिवर से आने वाली जो हेपेटिक डक्ट होती है और पैंक्रियास से आने वाली जो पैंक्रेटिक डक्ट होती है, तो हेपेटिक और पैंक्रेटिक दोनों ही डक्ट आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में एक साथ मिलती है ना। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि स्टमक से ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है, और जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है यहीं से एक पाइपलाइन आकर के इसमें ज्वाइंट होता है, और ये पाइपलाइन ये इधर से लिवर से आता है ना। तो ये इधर से लिवर से आता है और ये इधर पैंक्रियास से आता है। तो ये वाला हिस्सा आपका पैंक्रियास हो गया, ये पैंक्रियास है ना, पैंक्रियास, और ये वाला हिस्सा लिवर हो गया, ठीक है। ये लिवर वाला पार्ट हो गया। तो पैंक्रियास और लिवर वाला दोनों पार्ट मिलकर के ये जो छोटी सी पाइप का फॉर्मेशन करते हैं, इस पाइप को हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला, हिपैटो पैंक्रियाटिक एम्पुला। तो ये हिपैटो पैंक्रेटिक एम्पुला जहां पे ओपन होती है, ये वाला जो पार्ट मैंने ब्राउन कलर से बनाया है, दिस पार्ट इज एक्चुअली ड्यूडेनम, है ना। ये वाला पार्ट आपका ड्यूडेनम है। तो नोट करेंगे, एक मिनट सर, यस सर। हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला, हेपेटोपैंक्रेटिक एम्पुला opens in duodenum। सर उस साइड लिवर है, क्या हुआ सर वो दूसरी साइड क्या है? दूसरी साइड क्या मतलब, दिख नहीं रहा? हाँ हाँ, सर, लिवर है, लिवर। सर मैं पूछ रहा दूसरी साइड क्या है, मतलब लिवर है ना वो? हाँ लिवर है। डायग्राम तो बनाया नहीं बनाया, जो लास्ट टाइम मैंने दिया शेयर किया था आप लोगों के साथ में। सर कौन सा? बना लिया सर। अरे निष्कर जी के थ्रू मैंने आपको डायग्राम शेयर नहीं किया था वो हाँ सर, वो सर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, डाइजेस्टिव सिस्टम वाला सर वो बना लिया। लग तो नहीं रहा कि बना लिया है। ये तो पता होना चाहिए भाई, लिवर कहाँ है, पैंक्रियास कहाँ है। सर मैं उसको बता रही थी। हाँ क्या सर मैं उसको बता रही थी सर कि वो लिवर ही है, वो पूछ रहा था ना। हाँ, सर तो मैं वही कंफर्म कर था। देयर शुड नॉट बी एनी हाँ डाउट। सर, उसको शक हो रहा था कि शायद वो लिवर है ही है, तो मैं उसको कंफर्म करवा रही थी। नहीं, शक नहीं होना चाहिए सर आप लोगों को, अगर ओपन आपने एक बार इन पढ़ क्या लिया। था?
क्या है? So opens in opens in opens in duodenum. अब देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, सेकंड वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड जेजुनम. सर एक बार लास्ट लाइन रिपीट करना. सेकंड वाला पार्ट जो है जेजुनम, ये ना, ये लिख दिया ना मैंने, जेजुनम. नहीं तो सर पहला लास्ट लाइन तो जो वो सेंटेंस पूछ रहा है. नोट करो. हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला opens in duodenum. अब देखो, तो पहला वाला पार्ट जो ड्यूडेनम है आपका वो 25 सेंटीमीटर है. दूसरे पार्ट को हम जेजुनम कहते हैं. जेजुनम जो होता है ये 2.5 मीटर लंबा होता है, 2.5 मीटर, है ना. तो नोट करेंगे, इट इज मिडिल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन and about 2.5 centimeter, 2.5 meter and about 2.5 meter long, 2.5 meter long. ठीक है. थर्ड में आते हैं. थर्ड है दैट इज इलियम. इलियम. अब इलियम जो हमारा होता है, नोट करेंगे, इट हैव डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 मीटर in length. Diameter of 3.5 centimeter and 3.5 meter in length. It is, हाँ सर आपने जेजुनम का ये डायमीटर नहीं बताया. डायमीटर जिनका वेरिएबल होता है उनका इसलिए नहीं, डेटा आपको नहीं मिलेगा. ठीक है. जिसका फिक्स है वो आपको डेटा मैं बता रहा हूँ. अप्रोक्सीमेटली इसका जो निकाला जाता है 1.25 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का. ठीक है. सो इट इज 3.5 मीटर इन लेंथ. इट इज longest part of small intestine. It is longest part of small intestine. अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है वो देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ट्रांसपोर्ट सेक्शन क्या है. अब देखो इसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं. तो उसके पहले नोट करेंगे कुछ पॉइंट. इन सम प्लेसेस, नोट करके लिखेंगे, नोट. इन सम प्लेसेस particularly along the ileum, in some places particularly along the ileum, there are some. so along the ileum के बाद एक मिनट. नोट कीजिए. In some places, particularly along with ileum, in some places, particularly along with ileum, there are some nodules. There are some nodules. Nodules होती हैं गांठें. Nodules in group.
they are clustered together, they are clustered together and called, they are clustered together and called Pear's patches, called Pear's patches. सर देयर आर सम नोड्यूल्स के बाद रिपीट कर दीजिए. There are some nodules in group called Pear's patches or lymph nodule or lymph nodule. फुल स्टॉप. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जैसे ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, सपोज दैट दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऊपर वाला पार्ट आपका ड्यूडेनम हो गया, नीचे वाला पार्ट, हाँ क्या हुआ भाई? देखो, तो यहां पर ये जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो मैंने आपको बताया ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम हो गया. इसके बाद आपका पार्ट हो गया इलियम, और उसके बाद नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसके बाद पार्ट हो गया आपका जेजुनम, और नीचे वाले पार्ट को हम इलियम कहते हैं. तो अब मैंने आपको ये बताया कि पेयर्स पैचेस जो होते हैं उन्हीं को हम लिम्फ नोड्यूल्स कहते हैं. तो पेयर्स पैचेस या लिम्फ नोड्यूल जो पाए जाते हैं वो मेनली आपके इलियम वाले पार्ट में पाए जाते हैं. अब देखो, ये जो इलियम वाला पार्ट होता है, यहां पर छोटे छोटे इस तरह के नोड्यूल्स पाए जाते हैं. ये नोड्यूल्स मेम्ब्रेन की हेल्प से इसमें चिपके होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. ये क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब ग्रुप में पाए जाते हैं. इन्हीं को हम पेयर्स पैचेस या लिम्फ नोड्यूल्स बोलते हैं. इनमें होता क्या है एक्चुअली, WBC जो होती है और लिम्फ कार्पेल्स का, है ना, तो यहाँ पे लिम्फ सेल्स का या लिम्फ कार्पेल्स का उनका फॉर्मेशन होता है, राइट. ये बात हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे पेयर्स पैचेस के बारे में जब मैं आपको ब्लड पढ़ा रहा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम में, इसलिए इस बात को याद रखेंगे. क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया कि पेयर्स पैचेस किस पार्ट में, पर्टिकुलर पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पेयर्स पैचेस. तो WBC क्या करती है, हमारी बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करने का काम करती है. इसका मतलब कि यहाँ पे पेयर्स पैचेस का जो फंक्शन है, ये हमारी इम्यूनिटी को मेंटेन करने का या बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करने का काम है. इसका डाइजेशन से लेना देना नहीं है, लेकिन ये पाई जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसलिए हम इनको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो नोट करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट सर. जी बताएं. सर ये लिम्फ नोड्यूल और लैक्टियल एक ही बात है? नहीं नहीं, बिल्कुल एक बात नहीं, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है. लैक्टियल्स वो पार्ट होता है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के अंदर पाया जाता है और वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करता है. लेकिन यहाँ पर लिम्फ नोड्यूल्स जो आपके हैं, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्यूल्स अलग अलग चीज है. लिम्फ वेसल्स वो पाइपलाइन है जो किसी चीज के एक्सचेंज का फंक्शन कर रही है, लेकिन हाँ उसमें आपकी WBCs प्रेजेंट है. लेकिन आपका लैक्टियल जो है दैट हैव पर्टिकुलरली एब्जॉर्प्टिव फंक्शन. तो दोनों के फंक्शन में डिफरेंस है, फिजियोलॉजी में डिफरेंस है. ओके सर. नोट करिए. सर जी बताएं. सर मैं ये पूछ रही थी, सर मैं ये पूछने वाली थी कि सर वो जो विलाय होते हैं सर, वो कौन से, इन तीनों में से कौन से पार्ट में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होते हैं? विलाई कौन से पार्ट, अभी हम देखेंगे ना, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट पूरा पढ़ेंगे यार. तुम लोग अभी पढ़ते जाओ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस में पढ़ो. इधर उधर पूछोगे तो अभी फिर मैं सर्कुलेशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा और फिर खत्म नहीं हो पाएगा. हाँ देखो, अगर सिलेबस टाइम पे करना है आप लोगों को तो आप लोग थोड़ा एफिशिएंटली पढ़िए, ठीक है. इट्स टेकिंग मोर देन एनफ टाइम, ठीक है. एफिशिएंसी हमारी बहुत कम है, तो उसका भी प्लीज ध्यान रखिए. आप लोगों का सिलेबस बहुत ज्यादा है, 23 चैप्टर है आपके सिलेबस में, और वो भी हमें टाइमली खत्म करने हैं, ठीक है. 23 के आसपास चैप्टर है ना, 23 चैप्टर है ना, कितने? सर पता नहीं, एनसीईआरटी में तो सर 22 है. अच्छा. हाँ सर 22 है. 22. हाँ 22 है. हाँ 22 चैप्टर है, और 12th में सिर्फ 16 चैप्टर है. तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप उसको थोड़ा सा टाइम पे खत्म करो. और आपने स्टार्ट भी लेट किया हुआ है, तो थोड़ा एफिशिएंसी पेस मेंटेन रखिए आप लोग. अभी देखो, एक लाइन को अगर आप लोग 4 बार पूछोगे
और एक चीज को अगर इतनी बार अगर आप लोग वो करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और फिर देखो बाद में आप ये बोलोगे सर ने टाइम पे करवाया नहीं, ठीक है, सो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस भी देखो टाइम पे हमें करना है। अभी देखो कौन सा मंथ चल रहा है, वी आर इन अक्टूबर। अक्टूबर, आप में से बहुत सारे लोगों के नवंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तो एक महीना ही बचा हुआ है, तो मैक्सिमम दिसंबर, तो एटलीस्ट कायदे से हमें दिसंबर की स्टार्टिंग में इसे खत्म करना है ना, तो थोड़ा पेस मेंटेन रखिए, नोट करिए। सर हमारी क्लास भी तो 3 दिन ही होती है। यार मैं 6 दिन पढ़ा देता हूँ आपको, बताओ आप लोगों को, लेकिन अगर आप इसी तरह से आप लोग पढ़ोगे ना, है ना, जिस पेज से पढ़ रहे हो, तो नहीं पूरा होगा, फिर भी नहीं पूरा हो पाएगा। ओके सर। तो ये मैं कह रहा हूं, नोट करिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसमें पेयर्स पैचेस, देयर फंक्शन इज production of their function is production of WBC. Their function is production of WBC or lymphocyte. अब स्पेशली लिम्फोसाइट क्या होती है ये हम लोग डिफेंस सर्कुलेशन में पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से ब्लड वाले पार्ट में। नेक्स्ट, इसी में लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन हैव finger-like projections. Small intestine have finger-like projections called villi. Finger-like projections called villi. Their function is absorption of nutrient. Their function is absorption of nutrient, and they have lymph capillary. They have lymph capillary. Next, function of small intestine is to complete digestion of proteins, carbohydrate, fat and nucleic acid. एक मिनट से सर वो डाइजेशन के बाद से रिपीट कर दीजिए। The function of small intestine is to complete digestion of protein, carbohydrate, fat and nucleic acid. Full stop. It absorbs nutrient into blood. It absorbs nutrient into blood. Next point. It secrete certain hormones. Important है, नोट करके लिखेंगे। It secrete certain hormone called secretin. क्या फंक्शन होता है इसका? secretin. अब देखो secretin का क्या फंक्शन होता है, और एक और हार्मोन है secretin और दूसरा है कोलियोसाइटोकाइनिन, दोनों इंपॉर्टेंट है। कोलियोसाइटोकाइनिन, तो सीक्रेटिन और कोलियोसाइटोकाइनिन दोनों का फंक्शन देखिए। सीक्रेटिन क्या करता है, इट रेगुलेट पैंक्रियास एंड लिवर सीक्रेशन। तो जो भी पैंक्रियास से हमारे, मतलब पैंक्रियास से कब एंजाइम निकलने हैं या फिर हमारे लिवर से कब एंजाइम निकलने हैं, इस बात को जो डिसाइड करने वाला और कितने निकलने हैं, इस बात को डिसाइड करने वाला जो हार्मोन होता है वो सीक्रेटिन होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के खाना टेस्टी क्यों होना चाहिए, या कुल मिलाकर के खाने की स्मेल अच्छी क्यों होनी चाहिए?
द रीजन बिहाइंड इट, हमारे जो सेंसरी सिस्टम है वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। हार्मोन्स एंजाइम को रेगुलेट करते हैं। अगर फूड की स्मेल अच्छी होगी, हार्मोन्स इंड्यूस करेंगे एंजाइम्स को, और जब हार्मोन एंजाइम्स को इंड्यूस करेंगे तो एंजाइम डाइजेशन को बेटर फॉर्म में करेंगे। तो ये तो सीक्रेट इनका, मैं दोनों चीज लिखा देता हूं, ठीक है? हाँ आपने सर कितना लिखा दिया, सॉरी सर, मेरी बैटरी, मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई थी सर। वो कार्बोहाइड्रेट के बाद आपने क्या बोला था? देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, सर उसके बाद आपने कुछ और तो नहीं लिखा है ना? and it absorb nutrient into blood। अब मैंने आपसे बोला कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ये दो हार्मोन रिलीज करती है, सिक्रेटिन और कोलियोसाइटोकाइनिन। सिक्रेटिन पैंक्रियास से एंजाइम के सिक्रेशन को इंड्यूस करता है और लिवर से एंजाइम के सिक्रेशन को इंड्यूस करता है। इसी तरह से जो हमारा कोलियोसाइटोकाइनिन है ये क्या करता है कि गॉल ब्लैडर से निकलने वाले जो ये लिवर बाइल जूस होते हैं उसको रेगुलेट करता है ना? रेगुलेट गॉल ब्लैडर। सर ये दोनों है क्या? अरे अभी तो बताया कि हार्मोन है दोनों और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। अच्छा ओके सर। दिस इज रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, है ना? तो नोट करिए, सिक्रेटिन रेगुलेट पैंक्रियास एंड लिवर सिक्रीशन। अंडरलाइन करेंगे, नीट में और एम्स में दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Secretin regulate pancreas and liver secretion. It is secreted from एक मिनट सर, रेगुलेट की बात बोल दीजिए। regulate हाँ। pancreas and liver secretion. It is secreted from S cells of duodenum. It is secreted from S cells of duodenum. Next point, choleocytokinin stimulate the secretion of gallbladder. आप देखो एक डायग्राम है ना, समझिए बात को। दो डायग्राम इनफैक्ट अब हमें समझने हैं, क्योंकि अभी हम एनाटॉमी वाले पार्ट पे हैं, इसके बाद हम फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, मतलब डाइजेशन को भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पहले मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया कि कैसा होता है सिस्टम, दैट वाज मॉर्फोलॉजी। इसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, एनाटॉमी वाला पार्ट, है ना, कि कैसे एनाटॉमी होती है, वो बना कैसे, उसका टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले गट का देखते हैं। हमारा गट होता है, तो देखो जो गट वाला पार्ट है हमारा, हाँ सर स्क्रीन नहीं है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ खासफिल कुछ कह रहे हो? पोलियो मतलब क्या है सर? नहीं समझ में आया बेटा, क्या कह रहे हो? पोलियो, हाँ सर कोलियो। कोलियोसाइटोकाइनिन इज अ टाइप ऑफ हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है। हाँ सर वो एटिमोलॉजी पूछ रहा है कोलियो की। सर वो कोलियो का मतलब पूछा है सिर्फ। नहीं, कोलियो का ऐसा यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। हाँ वो तुम ये समझ रहे होगे कोलाई से जैसे रिलेटेड होता है।
यस नहीं नहीं नहीं, कोलाई समथिंग डिफरेंट, वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कोलियो का एज सच यहाँ पे मीनिंग नहीं है, कुछ देखो कुछ ना कुछ तो लैटिन में इसका मीनिंग होगा ही होगा, ठीक है। अब देखो समझो बात को, जो हमारा गट होता है ना, गट बोले तो गट का मतलब क्या होता है? गट मीन्स स्टमक। स्टमक, राइट। जब हम स्टमक की बात करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये डायग्राम है, ये स्कूल वाले काफी पूछते हैं। एलिमेंट्री कनाल। देखो गट में कायदे से अगर बात कही जाए तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि एलिमेंट्री कैनाल को हम गट कहते हैं। यहाँ पे अपना जो स्टमक वाला पार्ट है उसको हम गट मानते हैं मेनली, है ना। तो स्टमक से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन तक हम गट मानते हैं ह्यूमंस में, लेकिन वैसे गट का मतलब होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो हम करते क्या है, ये जो हमारा गट वाला पार्ट है ना, ये डायग्राम आपको नोट करना पड़ेगा एज इट इज, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऊपर वाले पार्ट को हम हाँ सर मैं बोल रही हूँ मैंने बना ली। ठीक है, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसको बना लीजिएगा बाद में, पहले मेरी बात को बहुत देखिएगा। अब हम गट को तीन पार्ट में, तीन लेयर में इनफैक्ट डिवाइड करते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं सिरोसा, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं मस्कुलरिस, है ना, और जो थर्ड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोसा। तो कुल मिलाकर के इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा। तीन ये मेजर लेयर है ना। अब देखो जो सिरोसा होती है इसी को हम कहते क्या है, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। सिरोसा को हम और क्या कहते हैं? सिरोसा को ही हम लोग बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। मैं एकदम क्लियरली लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन, विसरल पेरिटोनियम, इसी को हम लोग सिरोसा कहते हैं। अच्छा, ये जो विसरल पेरिटोनियम है ये बनी किस चीज की होती है? ये ऊपर से एक लेयर है, पेरिटोनियम बोले तो लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ, ये एपिथेलियम की बनी होती है, स्क्वामस। अब स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे। इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, ये स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है ना। और इसका काम क्या होता है कि इसको कवर करना, स्टमक, ये हमारा जो विसरल पार्ट है इसको ऊपर से कवर करना, मतलब इसको प्रोटेक्शन देना, है ना। ठीक, अभी मैं इसको लिखवा दूंगा तब तक आप समझते हैं। ठीक, अब देखो क्या होता है, दूसरी लेयर आती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो होती है यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बनी हुई है, और ये जो इनर पार्ट है ये सर्कुलर मसल्स का बना हुआ है। तो ये सर्कुलर मसल्स है और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, दो अलग अलग तरह की। तो इसलिए हम आउटर लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल से मिलकर के बना हुआ है ना। ये मसल फाइबर की मिलकर बनी होती हैं। और एक्चुअली ये किस मसल से मिलकर बना हुआ है? तो अगर ये बात की जाए, दे आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। स्मूथ मसल फाइबर वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इनको हम अपने खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है, ये जो दोनों लेयर हैं, एक ये बाहर वाली एक अंदर वाली, अब इनके अंदर देखिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये अंदर वाली और बाहर वाली के बीच में, है ना, यहां पर एक और लेयर पाई जाती है। चलो मैं बना ही देता हूं। देखो यहां पर एक और लेयर पाई जाती है, यहां पे आपको एक और लेयर बनानी पड़ेगी। तो इस वाले पार्ट में दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है। अब ये जो लेयर है इसमें बीच बीच में कुछ गांठें पाई जाती है, नॉट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है बीच बीच में, यहाँ पे इस तरह से नॉट लाइक स्ट्रक्चर। इसी लेयर में ये जो सर्कुलर रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है इसमें बीच बीच में इस तरह की गांठें मौजूद है ना, नॉट लाइक स्ट्रक्चर। अब देखो ये है क्या चीज एक्चुअली, ठीक है, या इसको हम कहते क्या है? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अर्बैक्स प्लेक्सस। क्या होता है? अर्बैक्स प्लेक्सस, AUERBACH, अर्बैक्स प्लेक्सस कहते हैं इसको। अब देखो ये अर्बैक प्लेक्सस है क्या चीज, या इसका काम क्या है ना। ये
पेरिस्टालिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल पेरिस्टालिक मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट में आपको बता रहा था कि वो मूवमेंट है जिसमें हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से हमारा फूड ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है ना, या खाना। टी भी होगा ना? हाँ सर वो पेरिस्टाल्टिक, टी मिस कर दिया शायद आपने। ये है तो पेरिस्टालिक, PERISTALIC। पेरिस्टाल्टिक। टिक होता है ना सर, TIC सर, एल के बाद एक टी भी होता है। उसको पेरिस्टालिसिस बोलते हैं ना, और ये हो गया पेरिस्टालिक मूवमेंट। सर पेरिस्टाल्टिक लिखा था सर वो पेरिस्टाल्टिक लिखा था सर बुक में, क्यों एक टी भी था एल के बाद। समझ गया, पेरिस्टालिक, इसको हम पेरिस्टालिक, एक ही बात है यार, पेरिस्टालिसिस बोलो चाहे पेरिस्टालिसिस बोलो, चाहे पेरिस्टालिक मूवमेंट बोलो, चाहे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलो, ठीक है, ऑल दीज आर सेम थिंग, ठीक है। तो पेरिस्टालिस जो पेरिस्टालिसिस होती है, जो मूवमेंट होता है, उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो एक्चुअली ये बना फिर किस चीज का होता है, ये किस चीज का मिलके बना होता है? तो इंपॉर्टेंट चीज है कि नर्व सेल का मिलके बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल, ठीक है। तो नर्व सेल्स का मिलके बना होता है। कंट्रोल क्या करता है? पेरिस्टालिक मूवमेंट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब देखिए इसके अंदर हम लोग आते हैं, तो आपका यहां पर क्या है? सब म्यूकेसा है ना, सब म्यूकोसा, ठीक है। इसमें भी म्यूकस सिक्रीशन का फंक्शन होता है ना। अब देखो सब म्यूकोसा, इसके बाद आते हैं ये अंदर वाला म्यूकोसा वाला पार्ट। ल्यूमेन तो देखो जो खाली जगह है जिसको आप ल्यूमेन बोलते हैं, है ना। अब एक बात को और समझिएगा, इसके साथ में इसके अंदर भी एक रिंग मौजूद है ना। अब देखो उस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, समझिएगा। अब वो रिंग कहां पे मौजूद है? वो रिंग मौजूद है आपकी एक्जैक्टली, ये तो हो गया आपका एपिथेलियल पार्ट को मैं इसमें कुछ नोमेनक्लेचर कर लूं पहले, फिर मैं आगे बताता हूँ। ये जो इनर वाला पार्ट है जिसमें ये आपको ये दिखाई दे रही है, ये इनर वाला पार्ट जो विलाई है ना, ये विलाई जो बना है ये एपिथेलियम का बना है, ठीक है। ये एपिथेलियम हो गया। एपिथेलियम के नीचे आपका ये म्यूकोसा हो गया, है ना। और म्यूकोसा के नीचे जो वाला पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है ना। सब म्यूकोसा हो गया। और सब म्यूकोसा के बाहर ये जो वाला पार्ट है, इसके बाहर वाली यहां पे एक रिंग मौजूद है। यहां पर सर मेरा एक डाउट था। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये जो हम क्या कहते हैं यहाँ पे लिखे हैं ना, इनर सर्कुलर और फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल। हाँ सर तो ये अंदर से बाहर जा रहे हैं, मतलब हम लिविंग अंदर से बाहर कर रहे हैं या बाहर से अंदर को कर रहे हैं? हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं ना। सर लेकिन वहाँ फिर आउटर लॉन्गिट्यूडनल भी लिखा हुआ है और इनर सर्कुलर लिखा हुआ है, बल्कि हाँ तो देखो ना, हम यहाँ से जब जा रहे हैं भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आउटर टू बाहर तो सही तो लिखा हुआ है ना, बाहर वाले को आउटर ही तो बोलोगे। सर्कुलर स्ट्रक्चर को आउटर लॉन्गिट्यूडनल लिखा है ना। अरे यार, जो आउटसाइड पे जो मसल्स हैं, देखो भाई साहब समझो बात को, जो आउटसाइड आप ये अभी क्या देख रहे हो, टीएस देख रहे हो, ये हो गई एलएस। एलएस में जो बाहर की तरफ मसल्स है लॉन्गिट्यूडनल है, इस डायरेक्शन में स्मूथ मसल्स है, लेकिन उनकी डायरेक्शन ये है, वो लॉन्गिट्यूडनल है। इसके अंदर की तरफ जब भाई साहब आप जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सर्कुलर हैं, वो इस तरह से हैं। तो मसल्स की दो नेटवर्किंग है, एक आपकी लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा सर्कुलर मसल। तो कह रहा है कि आउटर वाली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, और वो कह रहा है उसके अंदर जो एक लेयर है वो सर्कुलर मसल्स की है। दैट्स इट। ओके सर, फिर मैं वो शेप देखिए।
अब इस वाले पार्ट को म्यूकोसा कहते हैं। अब देखो ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम कहते क्या है ना, क्या बोलते हैं भाई, बोलो भाई। इसे हम लोग बोलते हैं मेसनर्स प्लेक्सस। क्या कहते हैं? मेसनर्स प्लेक्सस। तो देखिए क्या है, दिस इज MESSNERS, मेसनर्स प्लेक्सस। अब देखो मेसनर प्लेक्सस, अब ये है क्या चीज, इसका काम क्या होता है, कोई बता सकता है इसका काम क्या होता है? इट कंट्रोल सीक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस जो होता है उसके सीक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। और ये भी किस चीज की बनी होती है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट? नर्व सेल। ये डायग्राम जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है, इन तीनों को मिला करके हम लोग, इन चारों को मिला करके इनफैक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। दिस इज कॉल्ड म्यूकोसा। तो थर्ड लेयर आपकी म्यूकोसा है, दिस थर्ड लेयर इज म्यूकोसा। और जिसको एक्चुअली आप म्यूकोसा लिख रहे हो, उसके लिए हम टर्म लिख सकते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो म्यूकोसा को हम किन पार्ट में? सब म्यूकोसा में, मस्कुलरिस म्यूकोसा में और एपिथेलियल लेयर में 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। मस्कुलरिस को हम लोग, हाँ, मस्कुलर म्यूकोसा किसको कह रहे हो आप? ये वाला जहां पे ये म्यूकोसा के साथ में मस्कुलरिस और जोड़ दो। अच्छा, मतलब म्यूकोसा ही है ना ये? मस्कुलरिस म्यूकोसा इसका पूरा नाम है, इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूकोसा। सर 3 पार्ट आपने क्या बताया? सेरोसा, मस्कुलरिस और म्यूकोसा। ये देखो 3 नंबर पड़े हुए हैं, पहला है सिरोसा, दूसरा मस्कुलरिस, तीसरा म्यूकोसा। सिरोसा आउटर है, कवरिंग है। इसके अंदर मस्कुलरिस को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर और इनर। म्यूकोसा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा और एपिथेलियल लेयर। सो ऊपर का थोड़ा सा पार्ट कट रहा है, कौन वाला दिख पार्ट? नहीं रहा। नाम सो बताओ कौन ऊपर कौन? वाला जो आपने ऊपर लिखा है, सेरोसा के अर्बैक ऊपर जो आपने प्लेक्सस, लिखा है वो दिख नहीं रहा है सर, वो कट गया। ये दिख रहा है, अर्बैक प्लेक्सस दिख हाँ रहा सर, है, वो कट गया, वो दिख नहीं रहा। नोट नहीं दिख करेंगे। रहा सर। मैं बोल रहा हूं ना, AUERBACH, अर्बैक्स, AUERBACH apostrophe S, अर्बैक्स, PLEXUS, अर्बैक प्लेक्सस। फंक्शन क्या है? कंट्रोल पेरिस्टालिक मूवमेंट। तो वो दिख रहा है सर, डन। ठीक है, हो गया भाई। सर सर कल परसों नीट का रिजल्ट आने वाला है ना? मीट को 16 को 16। अच्छा ठीक है। सर उसके नीचे भी कुछ लिखा है, वो भी नहीं दिख रहा, वो भी बता दीजिए। विसरल पेरिटोनियम, VISERAL, अच्छा हाँ सर। विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या होता है, विसरल पेरिटोनियम का कवर करना है ना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है सबको? यस कोई सर। डाउट? ठीक है। वन मोर डायग्राम, ठीक है। ये भी डायग्राम उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्कूल में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला आपका क्वेश्चन है, टीचर्स बहुत इसको पूछते हैं। और एक और डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो डायग्राम है आपका विलाई वाला, है ना, विलाई वाला पार्ट। तो ये तो हो गया आपका गट वाला पार्ट। अब देखो विलाई वाले पार्ट को भी समझ लो, है ना। मैं हटा रहा हूं डायग्राम, सबने नोट कर लिया ना? यस सर। ठीक है। यस सर।
अब देखो ये जो विलाई होती है, विलाई हमारी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ठीक है। और पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है एक्चुअली एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन तो पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही है। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि इनर जो फोल्डिंग उसको हम विलाई कहते हैं, ये तो बात हमें पता ही है। विलाई में सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ये एपिथेलियल सेल बनी होती है, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, एक तो सिक्रीट करना, है ना, कुछ एंजाइम्स को सिक्रीट करना। अच्छा, इन विलाई के आउटर सरफेस में जो सेल्स हैं इनमें और छोटे छोटे ये इस तरह के प्रोजेक्शंस लिखते हैं, इनको हम माइक्रोविलाई कहते हैं। तो विलाई में भी माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं। फंक्शन सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, है ना, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। अब देखो यहां पर ये ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है। ब्लड कैपिलरी का जो नेटवर्क है ये फंक्शन क्या करता है, इट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट को लेकर के ब्लड में मिक्स करना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड। तो ब्लड में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। इनके बीच में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक बीच में स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैक्टियल। लैक्टियल क्या करता है, एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करता है, फैट। ये फैट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और सीधे ये क्या करते हैं कि ये आर्टरी में और ये लिम्फ वेसल में ले जाकर के इसको मिक्स कर देते हैं। तो ये ब्लू वाली वेन्स है, रेड वाली आर्टरी है, और ये जो आपकी येलो कलर की दिखाई दे रही है ये लिम्फ वेसल्स है ना। तो इनका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। तो लैक्टियल बीच में पिलर जैसा स्ट्रक्चर है, उसके चारों तरफ आप देख पा रहे हैं कि आप लिम्फ वेसल्स लिपटी हुई हैं, और इनके चारों तरफ क्या है, आर्टरीज और वेन्स है। और ऊपर वाली जो लेयर है ये सीलियरी एपिथेलियम की बनी हुई होती है। समझ आया नहीं? सर वो क्या कहते हैं कि कैपिलरी नेटवर्क में वो बीच में क्या था सर, डीऑक्सी से ऑक्सी हो गया। तो ब्लड तो मिक्स होता ही है ना हमारा आखिरी में। तो कैपिलरीज और वेन्स तो आपस में मिक्स होती है ना, एक दूसरे के साथ में किसी ना किसी जंक्शन में तो मिक्स होती हैं। सर तो ये लैक्टल, ये जो इतना बड़ा है वो सर वो सेपरेशन नहीं है? वो सेपरेशन नहीं है, वो तो अलग से वेसल है। ये तो लिम्फ वेसल है। ये लिम्फ वेसल जो ऊपर की तरफ जा रही है यही लैक्टल का फॉर्मेशन करती है। ये देखिए ना यहाँ से। अच्छा, ओके सर। सर ये लिम्फ वेसल येलो वाली है या ऑरेंज वाली? ये ब्लू, ये लिम्फ वाली, ये बेटा ये लैक्टियल जिसको हम कह रहे हैं, ये येलो वाली, ये सर वो ऑरेंज है सर। हाँ वही येलो टाइप की जो ऑरेंज टाइप की है, जो भी है ये लिम्फ वेसल है। यही आगे जाके लैक्टल ऊपर बन जाती है। कोई खूबसूरत बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये डायग्राम आप जरूर बना लीजिए। डन सर। हो गया भाई? नहीं कुछ कह रहा है कौन? हाँ बोलो भाई खास पे। ना नहीं सुनाई दे रहा खास पे, क्या कहा आपने? वो बोल रहे हैं सर लैक्टियल का फंक्शन एक बार रिपीट कर दीजिए। लैक्टियल का खास पे फंक्शन क्या होता है कि ये जो फैट होता है ना, एक्चुअली उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। डन सर। डन, ठीक है। सर वो आपने माइक्रोविलाई के इस साइड क्या लिखा हुआ है, ING? दे इंक्रीज, अच्छा सर वो कट गया है। दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डन सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। सर ये चैप्टर खत्म कब होगा? ये चैप्टर अभी तो हमें ये पढ़ना है कि कौन हार्मोन क्या डाइजेस्ट, कौन एंजाइम क्या डाइजेस्ट करता है। अभी तो फिजियोलॉजी वाला पार्ट हमें पढ़ना है।
ग्लैंड्स पढ़नी है बस, ग्लैंड पढ़ के खत्म हो जाएगा। ओके सर। तो नोट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, मैं हटा रहा हूं डायग्राम, ठीक है। large intestine. Large intestine is about 1.5 meter long. It can be divided into three parts. It can be divided into three parts. सर एक बार लेंथ फिर से रिपीट कर दीजिए। Large intestine is 1 meter long. सर अभी तो आपने 1.5 बोला। 1.5 meter long. 1.5 meter long and divisible into three parts. First, cecum. Second, colon. Third, rectum. Rectum. नोट करेंगे। Cecum and vermiform appendix. Cecum and vermiform appendix (6 centimeter long) is a pouch-like structure. 6 centimeter long, though it is a vestigial organ. सर आप ये रिपीट कर सकते हैं? Cecum and vermiform appendix is a pouch-like structure. It is 6 centimeter long. It is 6 centimeter long, though it is vestigial organ. इसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो एक डिजीज हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो स्ट्रक्चर होता है, डिजीज को अपेंडिक्स कैसे बोलेंगे? अपेंडिसिस। उसे हम लोग बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। सर हाँ, शॉर्ट फॉर्म में तो ये बोलते हैं। तो नोट करेंगे, इन्फेक्शन इन अपेंडिक्स causes appendicitis. ऐसा माना जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स जो घास फूस खाते रहे होंगे उनमें सेलुलोज का डाइजेशन करता रहा होगा। धीरे धीरे इसकी जरूरत खत्म हो गई और इसने फंक्शन करना बंद कर दिया। यही कारण है कि हम लोग सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते। लेकिन ये पार्ट हर्बीवोर्स में डेवलप्ड कंडीशन में पाया जाता है। तो नोट करेंगे। सर हाँ, सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर, ये जो इन्फेक्शन है सर उसका वो होता कैसे है? मतलब वो रेयर तो है नहीं, मतलब होता है लोगों को सर, तो वो बाकी सारे लोगों को क्यों नहीं होता और एक ही कोई, मतलब ऐसे लोगों को क्यों होता है? रीजन ये होता है कि जिन लोगों में जिनका डाइजेशन सही नहीं होता, जो लोग कुछ भी खाते रहते हैं, है ना, उनका कोई टाइमिंग्स नहीं है, ठीक है ना, कि सर कब कुछ उठना भी है, का मतलब सोना है। दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज। ये तो लाइफस्टाइल डिजीज से होती है। ये आदमी की बुरी आदतों से अपेंडिसाइटिस उन्हीं लोगों को होता है जो लोग आलसी। सर आपकी आवाज। मैं कह रहा हूं अपेंडिसाइटिस ए लाइफस्टाइल डिजीज है। अपेंडिसाइटिस किसी को नहीं होता है, डिफेक्ट से नहीं होता है।
ये उन लोगों को होता है जिनकी लाइफस्टाइल खराब होती है, जिससे क्या होता है सर वो हाँ क्या खाते हैं, मतलब वो अपने वो बोला ना कुछ भी खा लेते हैं, क्या खाते हैं वो? मतलब दोज हु पीपल दे ईट जंक फूड जो कि बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्ट ना हो पाने की वजह से वो प्रॉपर डेफिकेशन उसका नहीं होता है, तो जंक फूड का जो डेफिकेटेड मटेरियल फीकस होता है वो इकट्ठा होता जाता है, प्रेशर पड़ने की वजह से वो अपेंडिक्स के अंदर चला जाता है, जिससे अंदर रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है बैक्टीरियल। सर हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। रुको रुको भाई, मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए नहीं आ रही है। देखो हर्षित, इसमें क्या होता है कि अपेंडिसाइटिस जो होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हमारे जो इकोलाई बैक्टीरिया होते हैं वो स्टोर रहते हैं और जरूरत पड़ने पे निकल आते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ये इनके बारे में नहीं है, ये गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं हर्बीवोर्स में। उनके अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं दे आर मिथुनोजन बैक्टीरिया। मिथुनोजन बैक्टीरिया अपेंडिसाइटिस में इकट्ठा रहते हैं, दे आर गुड बैक्टीरिया। इट इज नॉट अबाउट द ह्यूमन, इट इज अबाउट द इट इज ऑल अबाउट द हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स की अपेंडिसाइटिस में वो गुड बैक्टीरिया इकट्ठा रहते हैं जिनको हम लोग मिथुनोजेंस बोलते हैं। वो मिथुनोजन बैक्टीरिया रिलीज करते हैं सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम का डाइजेशन करता है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ अपेंडिसाइटिस। लेकिन ह्यूमंस में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऐसा माना जाता है कि ये भी ह्यूमंस में सेलुलोज के डाइजेशन का फंक्शन करता रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर इसका रेलेवेंस खत्म होता है, ऐसा कंसीडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन हमारा जो सीकम वाला पार्ट होता है उसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ना कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। सीकम में गुड बैक्टीरिया। हाँ सर मेरा क्वेश्चन था। रुको रुको, पहले इसका एक क्वेश्चन तो बता दूं, हर्षित के क्वेश्चन का आंसर दे दूं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन के तो कोई फंक्शन नहीं होते हैं, उनके बीमारी होने से हमारी बॉडी पे इफेक्ट कैसे पड़ सकता है, मतलब कि फंक्शन नहीं आमना, ऐसा नहीं है। देखो मैं बताता हूँ, ये वाला पार्ट जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये है भाई सीकम। सीकम में आकर के ये आपकी आप स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है और सीकम के बाद से यहां से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसमें आपके ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया करते क्या है, मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 के और विटामिन डी के सिंथेसिस का काम करते हैं, ये भी फंक्शन यहीं पे होता है। इसका कोई रिलेवेंस नहीं, ये हिस्सा ब्लॉक्ड है, इसमें बहुत नॉमिनल सा स्पेस होता है। फीकल मटेरियल या बैड फूड या अनडाइजेस्टेड फूड काफी लंबे समय तक जब हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है, जो लोग प्रॉपर, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करता, ठीक है, जो प्रॉपर फ्रेश नहीं होते हैं, उन लोगों की बॉडी में यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। फिर क्या होता है, ये मैटर जो होता है बैड मैटर, ये जो फीकल मैटर, ये अंदर की तरफ चला जाता है। जब ये मैटर इसके अंदर चला जाता है तो यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये हिस्सा सड़ना शुरू हो जाता है। जब ये हिस्सा रॉट होने लगता है तो इसके बाद बड़ी आंत के, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के फटने के चांसेस होते हैं और ये स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। फिर आदमी के यहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है और अगर इसका इलाज नहीं कराया गया, इसको काट के बाहर नहीं निकाला गया, तो ये जो रॉटिंग होती है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन फट जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन फटने से आदमी मर जाएगा। आप बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन? सर 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 हाँ बताइए बताइए। सर ये जो मैं पूछ रही थी सर, ये कितना फ्रीक्वेंट होता है ये ह्यूमंस में? ह्यूमंस में फ्रीक्वेंट नहीं होता, मैंने बोला ना कि लाइफस्टाइल डिजीज है। हम आप अगर हमारी आपकी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी तो हमें भी हो जाएगा। सर 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 इट्स नॉट वेरी फ्रीक्वेंट बट इट डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल की फ्रीक्वेंसी आप नहीं बोल सकते हो कि किसकी लाइफस्टाइल कितनी खराब है। हाँ सर। हाँ आप बताओ, और कोई क्वेश्चन किसी को? सर हाँ बोलो भाई। सर ये अपेंडिक्स हुआ है बोल के कैसे पता चलेगा? पेट में दर्द होगा? एग्जैक्टली खास पेल, ये अपेंडिसाइटिस होगा, सिंपल सी बात है, ये हमारे राइट साइड पे होगा, नीचे की तरफ है ना, उसी पर्टिकुलर प्लेस पे दर्द होगा, वहीं पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जिससे और कोई पर्टिकुलर और दूसरा सिम्टम्स जैसा नहीं है सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई सिम्टम नहीं, वहीं पे पेन, पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन स्टार्ट होगा और कोई सिम्टम नहीं है अपेंडिसाइटिस। और अगर पेन नहीं होगा तो नहीं हुआ है, मतलब फिर अपेंडिसाइटिस नहीं हो सकता, ठीक है। इनिशियल लेवल पे इन्फेक्शन जो होता है वो अल्ट्रासाउंड वगैरह से पता लग जाता है। सर आपने बोला कि जो लोग रेगुलर फ्रेश नहीं होते, मतलब
जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है वो ज्यादा प्रोन होता है। एग्जैक्टली राइट। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको 90% चांस है कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। मनस्विनी। ठीक है। यस कोलोन। सर वो आप रिपीट कर दीजिए, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। हाँ सर रिपीट करना। इट इज 6 centimeter लॉन्ग दो इट इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। So it is a vestigial organ, but due to infection in it, it causes appendicitis. Causes appendicitis. Next, colon. Colon is divided into 4 parts: ascending, transverse, descending, and sigmoid colon. Full stop. Ascending is shortest part of colon. Ascending is shortest part of colon. Next, rectum. Rectum is a 20 centimeter long, digestive tract. Next point. Function of large intestine is absorption of water, and elimination of solid waste. नीचे नोट करेंगे, नोट बना के लिखेंगे। विटामिन के एंड विटामिन B12, सॉरी बी कॉम्प्लेक्स, B12 के अलावा भी बनते हैं। विटामिन के and vitamin B complex is manufactured by bacteria in large intestine. Manufactured by bacteria in large intestine. तो ये पूरा हमारा पार्ट था क्या, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मॉर्फोलॉजी और मतलब आउटर स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब उसका जो टिश्यू या सेल लेवल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एक पार्ट लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। सर हाँ बोलो भाई। सर आपने वो लाइफस्टाइल खराब बोला ना, हाँ उसमें वो भी हो सकता है कि अगर कोई आदमी दिन में 3 बार के अलावा 1 या 2 बार भी खाना खाए, उससे भी हो सकता है? नहीं उससे नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो कितनी बार भी खाना खा सकता है, बट जो लोग टाइमली काम नहीं करते, उनके खाने का कोई टाइम नहीं, उनके सोने का कोई टाइम नहीं, that create constipation and further that create appendicitis. Mainly उन लोगों को होता है। अगर ब्रेकफास्ट दिन के 12 बजे खाए तो भी? फिर तो लाइफस्टाइल खराबी है ना। अच्छा ओके सर। ठीक देखो सर बाय द वे हमें ये डिसाइड किसने किया था कि हमको मतलब 3 मील होनी चाहिए और एक स्नैक्स टाइम होना चाहिए?
क्या सर मैं ये पूछ रही थी सर, ये डिसाइड किसने हमको किया decide- कि मतलब एक इंसान को, ह्यूमन को 3 मील्स लेनी चाहिए और स्नैक्स टाइम भी होना चाहिए, मतलब ये किसने डिसाइड किया? हम बिल्कुल इरेगुलर क्यों नहीं? बिल्कुल ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो जितने सारे साइंटिस्ट हैं जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पे रिसर्च करते हैं, दे डिसाइड कि आदमी को नींद कितनी लेनी चाहिए, ह्यूमन ह्यूमन को। सर खाना 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 सर 3 मील ही क्यों? मैं वही तो बताया ना कि मतलब ये सब साइंटिस्ट हैं जो डिसाइड करते हैं, ऐसे थोड़ा ना कि जिसका जो मनाया वो कह दिया, रामदेव बाबा ने कह दिया वो मान लिया हमने। सर थोड़ा ना लेकिन होता। सर लेकिन ये डिसाइड किससे हुआ? मतलब मैं यही पूछ रही हूँ कि ये मील्स जो उन्होंने डिसाइड करी हैं कि 3 ही होनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड किया होगा? मतलब ये ऐसे डिसाइड किया होगा कि ह्यूमन की बॉडी में मॉर्निंग टाइम पे उसको कितना फंक्शन करना होता है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, इवनिंग टाइम पे उसको कितनी एनर्जी चाहिए, है ना, उसको डे टाइम पे कितनी एनर्जी चाहिए, पूरे दिन के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, मेल को कितना चाहिए, फीमेल को कितना चाहिए, ये रिसर्च करते हैं लोग, तब उसको डिसाइड करते हैं। ऐसे थोड़े ना कि मतलब किसी ने बस डिसाइड कर लिया। सर लेकिन ऐसे तो सर हमको स्लीप के लिए सर एक बार सूरज उगने से पहले खाना चाहिए और उसके बाद 4 घंटे बाद में खाना चाहिए क्योंकि मॉर्निंग का है। फिर लंच के पहले जब हम थोड़े घंटे बच जाते हैं क्योंकि डाइजेशन किसने 6 बताया? आवर्स to 8 आवर्स देता है, तो लंच के पहले भी खाना चाहिए और फिर लंच के बाद भी खाना चाहिए और डिनर से पहले भी खाना चाहिए और डिनर के बाद भी खाना चाहिए। सर तो ऐसे तो बहुत ज्यादा हो गया। देखो, दो तरह के लोग हैं, एक है वो जो साइंटिस्ट है, ठीक है ना, तो जिन वालों को तो मैं मूर्ख मानता हूँ, है ना, बिल्कुल से एकदम मोटी बुद्धि का, तो उन्हें तो मैं कंसीडर ही नहीं करता हूँ। सर किनको किनको? किनको? जो जिम के इंस्ट्रक्टर हो, किसके इंस्ट्रक्टर हो? किसके? जिम इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर। अच्छा जिम जिम, हाँ। और सर सर ठीक है। और सर हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो भाई। सर ज्यादा सोना अच्छा होता है नहीं होता है? नहीं भाई, ज्यादा सोना भी खराब होता है, कम सोना भी खराब होता है, दोनों ही खराब होते हैं। सर वो 10 घंटा सोने, ज्यादा सोने से बहुत अच्छा है बोलता है तो कुछ। 10 घंटा आदमी कहाँ सोता है यार? 10 घंटे तो मतलब भालू और ऐसे जानवर सोते हैं, आदमी कहीं सोता है 10 घंटे हैं? सर 1 मिनट सर, आप मैंने जानवर वो बहुत गलत कह रहे हैं सर। देखा है वीडियो। कौन सोता है 10 घंटे है? सर उसका 5 घंटा अगर कोई बंदा सर सोए। पाँच सर साढ़े कोई पाँच, हाँ। अल्बर्ट खास फिर आइंस्टाइन 10 खास फिर क्या कह सर रहा वो है, क्या बोल रहा कह है एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे घंटे सोता था। रहा है? अरे वो कहाँ लिखा हुआ है? उसकी ऑटोबायोग्राफी, वो सर लोग कहानी बना करके बोल रहे हैं कि 10 घंटे सोता था। 10 घंटे सोएगा तो खाक रिसर्च करेगा? हाँ, यहाँ पीएच यहाँ पीएचडी यहाँ पीएचडी वाला बच्चा बेचारा 5 घंटे से ज्यादा नहीं सो पाता, तुम कह रहे हो आइंस्टीन 10 घंटे सोता था। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बताओ। सर मैं ये बोल रही थी सर, बोलते हैं कि सर कम सोना तो सर ठीक है, फिर भी 5 घंटे 6 घंटे। सर अगर 10 घंटे सोएंगे तो काम करना बंद कर देगा दिमाग, दिमाग का फंक्शन स्लो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, बॉडी की फिजियोलॉजी पे फर्क पड़ता है, जो लोग ज्यादा सोते हैं और जो लोग कम सोते हैं उसमें फर्क पड़ता है। सर नहीं, ब्रेन में सर, ब्रेन में क्या होता बिल्कुल है सर? बिल्कुल, ब्रेन में फर्क पड़ेगा, उसकी जितनी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होगी, ब्रेन का जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो स्लो हो जाएगा। देखो, लेकिन सर प्रॉपर स्लीप लेने में तो सर ब्रेन को अच्छा वर्क करना चाहिए ना, मतलब अगर जितनी शांति होगी उतना ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, मतलब जितना आवर्स रेस्ट ले लिया उसने। देखो किसी भी चीज का एक्सट्रीम खराब होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, है ना। किसी आदमी को ज्यादा विटामिन खिला दोगे तो भी डिजीज हो जाएगी, कम विटामिन खिलाओगे तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। सही है, तो हमने सर मतलब फिलोसफिकल बात कर दी सर, मैंने। नहीं, बिल्कुल फिलोसफिकल बात नहीं, बिल्कुल। आप देखो ना, अगर किसी के अंदर इंसुलिन का सीक्रेशन कम है तो हाइपरग्लाइसीमिया, और ज्यादा है तो हाइपोग्लाइसीमिया। बताओ, गलत कह रहा हूं? नहीं सर। ठीक है। थायराइड का सीक्रेशन कम है, ठीक है, तो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और थायराइड का अगर ओवर सीक्रेशन हो जाए तो भी आदमी, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके बैलेंस सीक्रेशन में कम, नेगेटिव और पॉजिटिव, ज्यादा और कम सीक्रेशन होने से फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है फर्क, बिल्कुल पड़ता है। सर फिर तो ये गलत कहते हैं कि ज्यादा पढ़ना चाहिए, ज्यादा पढ़ने से तो मतलब ये तो बहुत एक्सेस हो जाएगा ना। नहीं होगा। सर इसमें क्यों नहीं, तो सर इसमें क्यों नहीं कहाँ पे तुम लोग जीते हो? है सर? कहाँ से तुम लोग सब पढ़ के आते हो? सर कहीं से नहीं सर, ये 16 घंटे बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट सर। ज्यादा ज्यादा सोने से आदमी आलसी हो जाता है, ठीक है ना, और किसी काम का नहीं रहता है, इतना जान लो बस। ठीक, अब देखो, यस सर। ये स्लाइवरी ग्लैंड जो सबसे बड़ी वाली है,
पता नहीं ज्ञान कहाँ से लेके आते हो तुम लोग, हैं? सर सर ये बनाना क्वेश्चन था बस सर। हाँ हाँ सिर्फ एक क्वेश्चन था कि वो वीडियो में बताते ना कि वो 17 से 18 घंटा और 16 घंटा दिन में पढ़ता है बोल के, वो लोग सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? वो कोई झूठ नहीं बोलता यार, मैं तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ यार, वैसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो 14 घंटे पढ़ते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ। झूठ नहीं बोलते वो? नहीं, यूपीएससी वाले तो पढ़ते ही हैं। बिल्कुल, यूपीएससी वाले बच्चों की हमेशा हमारे जमाने पे, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, बट हमारे टाइम पीरियड में किसी ना किसी की लाइट जलती ही रहती थी, कभी कम लोगों की लाइट ही नहीं बुझती थी। सर बाय द वे मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया। हाँ आपका यूट्यूब चैनल। हाँ अच्छा, पैरोटिड ग्लैंड आजकल डाल नहीं रहा हूँ वीडियो। देखो ये सबसे बड़ी वाली जो है पैरोटिड ग्लैंड है, तो 2 पैरोटिड ग्लैंड, समझते हैं ना मेरी बात को। ये जो दूसरे नंबर पर है इसको हम बोलते हैं सबलिंगुअल, 2 सबलिंगुअल। और ये जो नीचे वाली है ना, इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर। मैंडिबल नहीं आ रहा क्या नहीं आ रहा सर, मतलब वो लिखा हुआ नहीं आ रहा, थोड़ा ऊपर लिख दीजिए। देखो मैं लिख देता हूँ ऊपर। पहली है सबसे बड़ी वाली, वो नंबरिंग तो पड़ी हुई ना सर, वो लास्ट वाला बस अच्छे से नहीं आया। पैरोटिड है, तो 2 पैरोटिड है। दूसरे हैं 2 सब मैंडिबुलर, सॉरी थर्ड वाले, दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है सबलिंगुअल। और तीसरा है सब मैंडिबुलर। पैरोटिड ये हमारे जो, यही जब इनमें इन्फेक्शन हो जाता है जिसको आप टॉन्सिल या मम्स कहते हो, वो यही होता है, तो उस समय हमारे पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। सब लिंगुआ मीन्स होता है जीभ, तो जो लिंगुआ मीन्स जीभ के नीचे वो लिंगुअल है। मैंडिबल हमारा होता है थोड़ी वाला पार्ट, चिन वाला पार्ट है ना, तो जो चिन वाले पार्ट के पास उसको मैंडिबुलर बोलते हैं। तो ये 2-2 के पेयर में पाई जाए, 2 पैरोटिड, 2 सबलिंगुअल, 2 सब मैंडिबुलर। टोटल कितने सलाइवरी ग्लैंड है हमारी बॉडी में? 6। तो टोटल नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर 6। सर सर हो गया, मतलब सर की नोट करना है? हाँ जल्दी नोट करो, स्पीड से नोट करो। सर कर लिया। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी सर, ये टॉन्सिल्स का जो होता है सर, वो मैंने सुना है हाई मतलब सेंसिटिव लोगों को होता है जिनके टॉन्सिल तो ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा? बेटा बस ऐसे आउटर डायग्राम देखो हम बताते हैं, थोड़ा मैनेज करो। ऐसे किया, अरे ऐसे किया, देखो ऐसे किया। अच्छा सर समझ गया। सर मेरी आवाज नहीं आई क्या? रुको डायग्राम बना दो, ठीक है। ऐसे करो, ऐसे किया है ना। अब दूसरे कलर से डायग्राम बना लो। यहाँ पर जो है ये सब आपका हो गया सब मैंडिबुलर, यहाँ पर हो गया सबलिंगुअल, और यहाँ पर बड़ी सी बना लो एक पैरोटिड ग्लैंड, हो गया। सर हाँ सर नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है। बोलो भाई। सर मैं ये पूछ रही थी सर, टॉन्सिलाइटिस सर किन लोगों को होता है, मतलब जैसे मतलब क्यों होता है और किन लोगों को होता है? वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, और उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। मतलब वीक लोगों को, मतलब इन द सेंस व्हाट? इम्यूनिटी मैंने बोला ना, इम्यूनिटी वीक होती है। सर तो कौन सा वायरस आके ऐसा होता है जो इम्यूनिटी का मतलब हम कौन सा ऐसा वायरस है जो इम्यूनिटी वीक होने पे नहीं काम करता है? सर हमारी बॉडी में सर हजारों बैक्टीरिया हैं, मतलब कुछ भी आ जाता है सर, लेकिन WBC सर फाइट करके मतलब ऐसी इम्यूनिटी भी कम नहीं होती है। डिजीज वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 12th में। हाँ बताओ खास से क्या पूछ रहे हैं, जल्दी बोलो, जल्दी करो। हाँ बोलो सर, हमारे मुंह खोलने से अंदर वाला एक ऊपर से नीचे एक आता है ना सर? हाँ, और साइड में 2 वैसे ही एक होता है ना सर? हाँ, और टॉन्सिलिटिस उसे नहीं कहते, वो दोनों चिपक जाते हैं, फिर सांस लेने खाना खाने में दिक्कत होता है, वो बड़े हो जाते हैं सर। सर बड़े होते हैं। हाँ टॉन्सिल ही तो है, वो यही है, मम्स है, यही है। यही है ये। नहीं सर, मम्स डिफरेंट चीज है
सर मम्स तो ये जो हमारे जो आपने पैरोटिड ग्लैंड बनाया ना उससे रिलेटेड होगा सर, लेकिन टॉन्सिल्स तो मैंने डॉक्टर से पूछा था सर, पीछे होते हैं सर, वो एक पता नहीं एक गोल टाइप के होते हैं सर, वो बड़े हो जाते हैं अगर हम कुछ ऐसी चीजें खाएं जो हमारे बॉडी रेजिस्ट नहीं कर सकता, समथिंग लाइक टॉन्सिल इसी की वजह से होते हैं यार, इसी में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, यही। सर सर उसको मम्स नहीं है काट देंगे तो सही हो जाएगा। क्या 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 हाँ सर, ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ना, क्या? वही वो जो टॉन्सिल्स, बड़े होके चिपक जाते हैं ना सर साइड से, टॉन्सिल्स। टॉन्सिलिटिस के अरे दौरान। वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में लिमिटेड है यार, ऐसे थोड़ी ना सबको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलोगे। सर लेकिन मैंने सुना है सर जिनको ज्यादा हो जाता है ना उनका ऑपरेशन करके वो निकाल भी देते हैं। अब पता नहीं, मतलब मेडिकल में आई डोंट नो, मतलब वो क्या निकालते हैं, क्या पार्ट निकालते हैं, बट ये मुझे पता नहीं। चलो तुम नोट करो, जितना पता है वो मैं बता देता हूँ, आई एम नॉट डॉक्टर। नोट करो। पैरोटिड ग्लैंड, दे आर लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड which are situated near ears. They secrete situated near ears. They secrete salivary amylase सर 4 के बाद क्या? which are located near ears. It secrete salivary amylase or alpha amylase. इसी अल्फा एमाइलेज को हम क्या कहते हैं? टाइलिन भी कहते हैं, टाइलिन। नेक्स्ट पॉइंट, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर, salivary gland secrete submandibular and sublingual salivary gland secrete salivary amylase and mucus. Salivary amylase and mucus. अंडरलाइन करेंगे। इट इज एब्सेंट इन कौन? salivary amylase. It is absent in herbivores. It is absent in herbivores. सर क्या एब्सेंट है? Salivary amylase is absent in herbivore. Next point, the disease mumps, ये भी अंडरलाइन करेंगे। The disease mumps is a viral infection that involve सर जी MUMS है? नहीं, मम्स MUMPS, मैं लिख देता हूँ, क्लियरली लिख देता हूँ, MUMPS, mumps. Mumps is a viral infection that may involve one or both parotid salivary gland. सर इट इज अ वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद It is viral infection that may involve one or both salivary gland, parotid salivary gland. सर हाँ सर जो ये आप मम्स की बात कर रहे हो इसमें ये वही है ना जिसमें गाल फूल जाते हैं?
हाँ बेटा वही है। हाँ सर, तो सर टॉन्सिलाइटिस और मम्स डिफरेंट चीज है सर। मुझे भी टॉन्सिलाइटिस है मैं सब, लेकिन मेरे गाल नहीं फूलते हैं कभी। क्या है तुम्हें टॉन्सिलाइटिस? हाँ सर, वो है, इन्फेक्शन है। सर मुझको भी बहुत बार हुआ है, मतलब बहुत बार। हाँ मतलब होता रहता है सर। मतलब जैसे हम लोग ठंडी अच्छी चीजें ऑफ खाते हैं ना, कुछ खट्टी चीजें, तो वो सर मतलब ऐसे ही है मेरा। मतलब क्या कहें अब। तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनैलिटी कम होगी, ये भी होगा साथ में। हाँ सर, बस मैं ये बता रही थी सर, मम्स और टॉन्सिलाइटिस सर डिफरेंट चीजें हैं वो सर। वो अब सर्च करके मुझे बता दीजिएगा, कंफर्म करके कि सर चलो ये चलो different ठीक है नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नोट करो, जल्दी नोट करो। सर हाँ सर सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी यही होता है, सब मैंडिबुलर? हाँ हाँ हाँ, ये जो ना, ये वाला ये पार्ट है ना, इसे मैक्सिलरी बोलते हैं, मैक्सिलरी, ठीक है। ओके सर। और उसके नीचे वाली हड्डी को मैंडिबुलर बोलते हैं, ये वाली हड्डी थोड़ी वाली को। सर ये सब में इसका मतलब नीचे होता है या नीचे, नियर? नीचे होता है, नीचे, सब का मतलब नीचे। लेकिन ये मैंडिबुलर तो सर कहाँ, जीभ के नीचे सर? आप ये तो बोलते हैं कि कहते हैं अरे प्रभु, बोल लिखा है सब मैंडिबुलर, ठीक है ना। तो मैंडिबल के नीचे, थोड़ी के नीचे वाले पार्ट पे, समझे? सर थोड़ी मतलब ठुड्डी कहने ये चाहते सर, ये मतलब चिन चिन, चिन। सर चिन लेकिन चिन ये तो चिन। यहाँ है ना सर, ये तो उसके मतलब पास में है। अरे प्रभु, चिन के पीछे है कि नहीं है? अच्छा ऐसे में। तब और क्या, मैंडिबल के पीछे तो नहीं है। सर सर नहीं सब मुझको मैक्सिलरी लगा, बोलेंगे तो सब मैक्सिलरी बोलेंगे तो मैक्सिलरी के पीछे, ठीक है। नहीं अरे मुझको चलो, लगा ट्रिंगुलर तुम जगह लोग हो। इतना अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग को साइंटिस्ट बनना है क्या? ये बताओ, करना क्या है तुम लोग को? करना क्या है? नीट का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना? समझो बात को, देखो, सर लेकिन फिर भी उनके नाम सुनो मतलब सुनो सुनो सुनो, मेरी मेरी एक बात सुनो। तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, मतलब वो दोस्त क्या, हमारे मित्र के बड़े भाई हैं, ठीक है। सो बहुत मतलब ज्ञानी आदमी है। तो हमारे यहाँ जो बड़े भाई होते हैं उनको दादा बोलते हैं, तो हम भी उन्हें दादा बोलते थे। तो आप दादा से बात करके ये नहीं बता सकते हो कि उन्होंने एमए हिस्ट्री किया हुआ है, कि एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ, कि एमए ज्योग्राफी किया हुआ है, कि वो केमिस्ट्री में पीजी। एक्चुअल में, समझे ना, किसी सब्जेक्ट में आप बात करके उन्हें ये बता ही नहीं सकते हो कि उन्होंने किस में पीजी किया हुआ है। वो साइंस ग्रेजुएट हैं और उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो उन्होंने बेचारों ने, मतलब कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसका उन्होंने मतलब प्रीलिम्स ना निकाल दिया हो, लेकिन वो कभी मेंस नहीं लिख पाए, ठीक है। और दादा बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे। रीजन यह है कि यार वो सब कुछ जानना चाहते थे। आजकल वो टीचर है, अभी वो टीचर है, फिर बाद में उन्होंने पीएचडी किया, अभी वो प्रोफेसर है आजकल, ठीक है। लेकिन वो दादा सब जानना चाहते थे, और सब जानने के चक्कर में उनका बहुत कुछ वो डिफोकस्ड हो गए, ठीक है, जिससे बहुत कुछ छूट गया। अगर मैं मतलब जब भी उनके बारे में एनालाइज करता हूँ, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। जब मैं उनके बारे में एनालाइज करता हूँ कि वो इतने लिटरेट आदमी होकर के, इतने इंटेलिजेंट आदमी होकर के, वो मतलब चलो हम नहीं निकाल पाए तो दादा क्यों नहीं निकाल पाए? जब मेरे अंदर ये क्वेश्चन आता है तो मैं ये पाता हूँ इन द नटशेल कि दादा वाज डिफोकस्ड, ही वाज नॉट फोकस्ड इन पर्टिकुलर स्ट्रीम। अगर उन्होंने किसी एक स्ट्रीम में फोकस किया होता, सिर्फ 2 ऑप्शन में फोकस किया होता, तो शायद वो यूपीएससी टॉप कर जाते। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि don't fall in love with any subject in that much that you want to become philosopher or scientist. उसको उतना जानो जिससे तुम्हारा काम बन जाए, क्योंकि अभी इसके अलावा भी जानने के लिए बहुत कुछ है। नटसेल, आपको डॉक्टर बनना है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, देखो, किसी चीज को जानने उसमें कोई बुराई नहीं है, इंटरेस्ट होना में भी कोई बुराई नहीं, ठीक है। लेकिन आप किसी चीज को बहुत डीप से जान के आप रिसर्चर तो बन सकते हो, लेकिन कंपटीशन निकालने के लिए आपको साइंटिस्ट नहीं बनना। मेरी बात को याद रखना। बहुत ये मैं आपको प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ, बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मुझे अगर कोई सब्जेक्ट, मुझे केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता, ठीक है, कोई बात नहीं। सो इसका ये मतलब नहीं कि मैं केमिस्ट्री कम पढ़ूं, बायोलॉजी ज्यादा पढ़ूं, या फिजिक्स ज्यादा पढ़ूं। मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता है नहीं लगता है, इट डजंट मैटर, लेकिन वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट कितना है, इट ऑलवेज मैटर फॉर मी। समझे? अभी ये जूलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड होगे, बॉटनी में कम Yes, इंटरेस्टेड हो जाओगे, तो sir. बात मामला खराब हो जाएगा। चलो नोट करो अभी। A healthy person secrete 1000 to 1500 ml saliva, 1000 to 1500 ml saliva
per day with a pH value of 1000 to 1500 ml से पहले क्या बोला आपने? saliva. A healthy person secrete 1000 to 1500 ml saliva per day with a pH value of 6.8. ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्लास में हमें ये जितनी सारी ग्लैंड्स और उनका फंक्शन, ठीक है, ये खत्म करके, है ना, डाइजेशन हमारा ओवर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इसलिए थोड़ा नेक्स्ट क्लास में आपको एफिशिएंट रहना पड़ेगा, और नीट के जितने क्वेश्चन है वो इनकॉर्पोरेट में साथ में करते जा रहा हूं, है ना। एक पॉइंट और लिख लो कि सलाइवा हैव लाइसोजाइम, सलाइवा हैव लाइसोजाइम, लाइसो, सलाइवा हैव लाइसो, ZYME, लाइसोजाइम एंजाइम है विच इज एंटीबैक्टीरियल। ठीक सर, ये सलाइवरी ग्लैंड्स का जो पैरोटिड है सर, वो जॉ लाइन का कवर करता है ना आखिरी तक? सलाइवरी ग्लैंड का जो पैरोटिड, हाँ, नीचे तक आता है सर, मतलब वो एंड ईयर के नीचे जो जॉ लाइन एंड होती है हाँ वहाँ तक? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहां तक आता है। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम भाई, बाय बाय, गुड थैंक यू नाइट, सर, बाय बाय सर। बाय, बाय बाय सर। बाय, बाय बाय।